Hello, my dear students. Welcome you all in our online platform Showme's. Today we are going to discuss a complete weekly current affairs from the 15th of December to 21st December. Let's begin the class. So in the first slide, the news is from December 15. So the title is something like 20 new nuclear power plant to be commissioned in country by 2031. तो क्या होने वाला है इंडिया में अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक एक्टिव है उसके साथ नया करके गवर्नमेंट सोच रहा है कि 2031 तक और भी 20 नया पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ बैठाया जाएगा। तो देखिए इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031 एडिंग नियरली 15,000 मेगावाट इन पावर जनरेटिंग कैपेसिटी द गवर्नमेंट टोल्ड टू द लोकसभा। तो लोकसभा में उन लोगों ने ऐसा बोला है कि उनका प्रोजेक्ट है कि नया कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट नए तरीके से ऐड करने का। तो इससे जो पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता था, तो देखिए क्या क्या हो सकता था। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर आर रनिंग इन इंडिया अप टू 2022। तो इसका नंबर है 22। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन इज द एशिया's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? इट्स यूज अप्सरा रिसर्च रिएक्टर एट मुंबई। ओके, इट इज आवर एशिया's फर्स्ट न्यूक्लियर। ओके, which is the country's main source of India's nuclear fuel? एक्चुअली रशिया से ही हमारा इंडिया के लिए जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है रशिया से ही हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ए कंडू कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम टाइप रिएक्टर यूजेस डैश एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर की तरह में इसमें क्या यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेवी वाटर। ओके, Where is the nuclear power plant of Rajasthan located? राजस्थान का जो न्यूक्लियर एक पावर प्लांट है वो कहाँ पे? वो है आपका रवाब था। ठीक है, For which of the following power plant the initial cost is so high and the mass of fuel is required? Quantity and the mass quantity of fuel is required. इनिशियल में ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा लेकिन बाद में आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा? ठीक है, तो वो है आपका कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटॉमिक फ्यूल? इसमें से कौन सा एटॉमिक फ्यूल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम, और बाकी जो तीन है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो आपको माना जाता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का, वो कहाँ पे सेटअप हुआ था? इट इज एट योर नहीं एक्चुअली जो तारापुर का न्यूक्लियर बेस्ड जो पावर प्लांट है वो कौन सा रिएक्टर यूज करता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। उसमें जो रिएक्टर यूज होता है वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेटअप इन इंडिया एट, वो कहाँ पे हुआ है आपका? एट तारापुर व्हिच इज इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 16 का जो न्यूज है, इंडिया टू बी फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम। तो अभी बात यह है कि हम जो हाई स्पीड का इंटरनेट यूज करते हैं वो फाइबर टेक्नोलॉजी से हमारे घर पे आता है ब्रॉडबैंड के तौर से। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट देखा है क्या कि अगर इंडिया में हर एक जगह पे इंटरनेट स्प्रेड करना हो तो अगर फाइबर सिस्टम से हम उसको स्प्रेड करने की कोशिश करें तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर इनिशियली हर एक जगह पे हम इंटरनेट को स्प्रेड करना चाहें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन उपाय हो सकता है कि आप सैटेलाइट का यूज कीजिए, क्योंकि सैटेलाइट में कोई फाइबर वाइबर का कुछ नहीं जरूरत होता है, टावर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आप वो जो ब्रॉडबैंड होता है वैसे ही एक आप ब्रॉडबैंड अपने घर पे लगा सकेंगे, लेकिन उसमें कोई फाइबर ऑप्टिक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका घर पे एक यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड रहेगा और उससे एक एंटेना इधर रहेगा, कोई भी इसका फाइबर लाइन नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और उसके ओर से आप घर पे वाईफाई की तौर से इंटरनेट यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा स्पीड बहुत कम रहेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास 5 गीगा फाइबर लाइन होता है तो हम 1 GB पर सेकंड का भी स्पीड ला सकते हैं, लेकिन इधर 150 से 200 MB तक की आपका स्पीड लिमिटेड में रहेगा। ठीक है, बट बहुत ही एक बेहतरीन उपाय हो सकता है कम समय में पूरा इंडिया को इंटरनेट की कवरेज में लाने के लिए। व्हिच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसरो इज डूइंग टू बूस्ट द यूज ऑफ नेवी। तो हम सभी को पता है कि नेवी है इंडिया का जीपीएस सिस्टम है जिसको डेवलप किया है इसरो ने टू प्रमोट द यूज ऑफ नेविगेशन विद द इंडियन
constellations, the India version of GPS, the Indian Space Research Organization ISRO will introduce the L1 frequency in all its future satellites. तो अगर आपको पूछा जाए कि जो जीपीएस सिस्टम होता है वो कहाँ पे कौन कौन के स्टेट या कौन कौन को सिटी को कवरेज में लाते हैं, एक्चुअली पूरा ग्लोब को अपने कवरेज में लाते हैं, लेकिन जो है नेविक है अब तक के लिए इंडिया में लिमिटेड है। इंडिया के हर एक पार्ट्स और कुछ कंसोलिडेटेड पार्ट्स में ये काम करता है और नेवी के द्वारा पे आपका नेवी में यूज होता है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में यूज होता है और जितना भी जीपीएस के द्वारा से हमारा जो कार ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है उसका भी ट्रेस करने के लिए नेवी के यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अभी नेवी को और अच्छे से डेवलप करने के लिए L1 फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है इसरो की ओर से। तो अगर हम देखते हैं कि जो इंडियन जो जीपीएस सिस्टम है उसको हम कहते हैं नेवी। ऐसे अगर कहा जाए कि यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है गैलीलियो एंड रशिया के पास भी एक ऐसा है, उसका नाम है ग्लोनास, और चाइना के पास है बेडू। ठीक है, तो ये 3 कंट्री के यहाँ पे अलग अलग तरीके का जीपीएस सिस्टम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच कंट्री डेवलप नेवी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। ऑल वी नो दैट। तो देखिए 8 इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 बी हेल्ड इन भोपाल। इंडिया में जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है 2022 का, ये कहाँ पे होने वाला है? भोपाल पे। तो देखिए थोड़ा स्टोरी इधर पे देख लेते हैं हम। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन भोपाल इन जनवरी 2023। ओके, तो कब होने वाला है? जनवरी 2023 को होने वाला है। एंड आइडेंटिकली it is one of the major events to be held after India took over G20 presidency। तो इंडिया को तो G20 का प्रेसिडेंसी मिल चुका है, तो उसके बाद अगर कोई मेजर इवेंट है वो यही है कि इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 ये भोपाल पे होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हेयर इज द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड, एक्चुअली इट इज नॉट फॉर 2022, इट इज गोइंग टू हेल्ड इन 2023। तो आपका आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे? भोपाल पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको तो ये पिक्चर देख के मालूम पड़ ही जाएगा होगा कि कौन है ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पिक्चर पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेशन पेज ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा देखें, 31 अक्टूबर से 1875 में उनका बर्थ हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को ही वाज पास्ड अवे। सो 15 दिसंबर को उनका किया हुआ यहाँ पे देखिए, नेशन ट्रिब्यूट्स वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया था नेशन की ओर से। स्टोरी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सेवरल यूनियन मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज 71st डेथ एनिवर्सरी। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी हम देखें वो था 31 अक्टूबर। तो एक्चुअली अक्टूबर का महीना हमारा फ्रीडम फाइटर के लिए एक इंपॉर्टेंट महीना बन जाता है, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि जो 2 अक्टूबर होता है वो कौन सा दिन होता है? गांधी जी का बर्थडे। ठीक है, और 31 अक्टूबर एट द लास्ट ऑफ द मंथ सरदार वल्लभ भाई का बर्थडे। ठीक है, तो ये अक्टूबर का महीना आप ऐसे याद रखिए कि जब 2 होता है तो कौन सा डेट होता है? वो गांधी जी के लिए, और जो 31 का रहता है वो वल्लभ भाई के लिए। ठीक है, एक ही महीने में दोनों का बर्थ हुआ था। तो एमसीक्यू में देखिए, ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट वाज सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। सरदार पटेल का जो सरदार का टाइटल मिला था वो कौन से मूवमेंट में मिला था? वो था आपका बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यू उठाए हैं इस टॉपिक पे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अगर सरदार वल्लभ भाई की पटेल में हम जानना चाहते हैं तो उसका जो मेन इनिशिएटिव था इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में, या पोस्ट इंडिपेंडेंस कहे हम, जब इंडिया आजाद हो चुका था तब क्या हुआ था, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जो इंडियन की यूनियन टेरिटरी में वो मिलना नहीं चाहते थे। ऐसे करके तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने साम दाम दंडवत कुछ भी करके उन सारे पार्ट्स को इंडिया में जोड़ लिया था। तो देखते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सरदार पटेल इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, ही वाज द इंडियन फर्स्ट होम मिनिस्टर। ओके, याद रखिए आप ये बात। एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आल्सो वाज इंस्ट्रूमेंटल, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किए थे इन द यूनियन ऑफ 565 प्रिंसली किंगडम इनटू द इंडियन यूनियन। ऐसा करके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे ट्रावणकोर का एरिया हो गया, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, और अमंग द प्रिंसली किंगडम्स दैट रिफ्यूज्ड टू जॉइन इंडिया, वो इंडिया में ज्वाइन होने के लिए रिफ्यूज किए थे। ठीक है, सरदार पटेल वर्ड
relentlessly to reach an agreement with the princely kingdoms, but he did not shy away from using sham, dam, dand, भेद techniques where necessary. कुछ भी करके बहुत सारे स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के जो टेरिटरी था उनमें ऐड किया गया था. He had used force to acquire the princely realms Junagadh, governed by Nawab, and the Hyderabad ruled by Nizam. जुनागढ़ में जो नवाब थे और हैदराबाद में जो निजाम था, both of whom had refused join to the union. लेकिन उन्होंने बहुत ही टेक्निकली फोर्स डिप्लॉय करके उनको भी इंडियन टेरिटरी में शामिल कर पाया था. ठीक है, तो देखिए which operation was carried out by Sardar Patel to make Hyderabad state a part of the Indian Republic. तो हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इट्स ऑपरेशन पोलो बाय द लीडिंग ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, चलिए. Who was the first Home Minister of India? Sorry, it is your Sardar Patel. Where is the Statue of Unity? It's in your Gujarat. तो देखिए इस स्लाइड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is not correct about the Statue of Unity? तो बोला गया है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा वाला स्टेटमेंट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सटीक नहीं बैठता है. तो आप यहाँ पे तो ऑप्शन पहले लेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बी नंबर, इट्स हाइट इज इक्वल टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी. एक्चुअली बात ऐसा नहीं है. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू का हाइट है वो है 182 मीटर, जो है 593 फीट अप्रॉक्स, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का हाइट है 93 मीटर ओनली. तो इसी वजह से जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और टॉलेस्ट स्टेच्यू होता है. ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए. और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन गुजरात. व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इट इज 31st अक्टूबर एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए December 17, this is one of the most interesting news personally for me. December 17 को क्या हुआ था? विजय दिवस सेलिब्रेशन in India to mark victory of Bangladesh Liberation War. तो actually it was all about 1971 war. ठीक है, 1971 war में क्या हुआ था? तो जो पाकिस्तान का आर्मी था, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते, देखिए ये तो हमारा इंडिया है. सपोज दिस पार्ट इज आवर इंडिया. ओके, मैप अच्छे से नहीं बना होगा लेकिन आप लोग समझ पाएंगे. तो देखिए ये जो पार्ट होता है ये बांग्लादेश का पार्ट था तब, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से बोलता था कि ये उसका ईस्ट पाकिस्तान है. जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उनका टेरिटरी ऐसे ही सेटअप किया था कि वो यहाँ से चल के आते थे और यहाँ से चल के जाते थे समुद्र के पथ से, कि ईस्ट पाकिस्तान वो वाला हिस्सा है. तो वो लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे जो सिटीजन होता है उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे. ठीक है, तो एट द टाइम इन 1971 वहाँ पे वहाँ का जो लिबरेशन हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने इस ईस्ट पाकिस्तान के जो सारा आर्मी बटालियन थे उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, तो इंडियन के आर्मी वहाँ पे उनको सपोर्ट दिया था फुल. और 1971 का जो वॉर था विद इन मे बी 13 days अप्रॉक्स, विद इन 13 days और 11 days द वॉर वाज ओवर and India got the victory and the Bangladesh got its independence. Okay, so this is the main thing about 1971 war. तो इसीलिए विजय दिवस मनाया जाता है. तो एक्चुअली हर एक जो साल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो है आपका 16th of December में, 16th of December. ठीक है, 17 का न्यूज है लेकिन 16th of December में ये विजय दिवस मनाया जाता है. तो ख्याल रखना इस बात को. और कुछ अच्छे से एमसीक्यू हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए, when was Bangladesh declared as independent state? It was at 1971. Okay, name the operation given to the Indian army to carry out the infiltration of Pakistan troops. तो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन किया था वो था आपका ऑपरेशन विजय. ओके, which of the following is the name given by the Bangladesh citizens to the war of 1971? It's their Bangladesh Liberation War. Okay, 1971 का जो वॉर था उसको बांग्लादेश किया कहता था लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 फ्रॉम बांग्लादेश. देखिए, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड आफ्टर द 1971 वॉर. तो आपको ये जो स्टैटिक्स है सुन के बहुत ही ताजुब होगा, अमेज हो जाएगा आप लोग. वो था 93,000. इतने बड़ा आर्मी सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने. ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड 1971 लास्ट? ये कितने दिन तक चला था? ओनली 13 days. तो इसीलिए हिस्ट्री में
अगर शॉर्टेस्ट वॉर कोई भी होता है तो इसको 1971 वॉर को बोला जाता है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था, ओनली विद इन 13 डेज पूरा किस्सा निपट दिया था। इंडिया के जो आर्मी थे जो बांग्लादेश में घुसे हुए थे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स, उन्होंने 93,000 सोल्जर्स को घुटनों की बोल बैठा दिया था, ठीक है। When did the 1971 war begin? It was at 3rd of December, okay? और वो 13 दिन तक चला था, 16 तारीख को आते आते निपट गया था पूरा किस्सा, और 16 तारीख को हम विजय दिवस की ओर से मनाते हैं, ठीक है, 16 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए ये जो न्यूज है दिसंबर 19 का न्यूज है, ओके। इंडिया अनाउंस कैंडिडेचर ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप फॉर 2028 to 29 टर्म। तो इंडिया ने जो यूएन होता है, यूएन एक्चुअली देखिए यूएनएससी क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने 2028 से लेके 2029 का जो यहाँ पे कैंडिडेचर होगा उसको अनाउंस कर दिया, मेंबरशिप कैंडिडेचर को, ठीक है, एस जयशंकर जी ने। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे थोड़ा रीड कीजिए। और अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस द कैंडिडेचर ऑफ इंडिया फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द व्हिच टर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा वो 2028 to 29, ठीक है, 2028 to 29, ठीक है, याद रखिए अच्छे से आप ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके देखिए, तो दिसंबर 19 में यहाँ पे जो न्यूज है वो बहुत ही एक अमेजिंग न्यूज है फिर से, क्योंकि आफ्टर 21 ईयर इंडिया में जो खिताब मिला है मिस वर्ल्ड 2022 का, वो 2001 में लास्ट बार हुआ था। तो अभी जो हमारा सरगम कौशल, मिसेस सरगम कौशल जी, शी इज फ्रॉम मे बी जम्मू एंड कश्मीर एंड प्रेजेंटली शी इज लिविंग मे बी इन मुंबई। तो उन्होंने ये वाला किताब जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का, ठीक है। तो सरगम कौशल क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी फाइनली ओन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल 21 year while competing for India in the pageant, okay। तो अगर हम देखते हैं जो 2001 में कौन हुए थे, she was अदिति गवित्रीकर, ठीक है, और 2020 में जो ये टाइटल जीता है वो कौन है, सरगम कौशल जी, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए कि आफ्टर 21 ईयर ये वाला टाइटल हमारे इंडिया के नाम हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, इट इज ए यूनिवर्सिटी दैट इज सेट अप एट गुजरात। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट यानी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डअप हुआ है, कि रेलवे के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है ये सब लेके ये यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इट इज गतिशक्ति यूनिवर्सिटी और इसका फर्स्ट चांसलर कौन सिलेक्टेड हुए, ही इज अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और अश्विनी वैष्णव जी एक्चुअली ही इज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो दोनों स्टोरी नोट भी देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गतिशक्ति ऑफ भद्रा, ठीक है, गुजरात के भद्रा पे है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको चांसलर बनाया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, ही इज अश्विनी वैष्णव, ओके। तो आप ये बात याद रखिए। और जो डॉक्टर मनु चौधरी है वो यहाँ पे वीसी की ओर पे सिलेक्ट हुए, वाइस चांसलर, ओके। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, नेशनल माइनर एनएमडीसी विंस आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। तो एनएमडीसी को आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला गया है, ठीक है। तो नेशनल मिनरल एनएमडीसी का फुल फॉर्म हम जरा देख लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक्चुअली इंडिया में जो आयरन का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्रीगेशन होता है यहाँ, ठीक है। तो बहुत ही आयरन का जो बहुत ही पब्लिक एंटरप्राइज में इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है वो कौन है, आपका एनएमडीसी, ठीक है। एनएमडीसी इंडिया में सबसे अच्छा आयरन प्रोड्यूस करता है। तो ओन द कोविडेड आईईआई, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ये वाला अवार्ड इनको मिला गया है और ये इंडस्ट्रीज का बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड होता है जो इनको मिला है 2022 में। इसको चेन्नई में ये वाला अवार्ड इनको दिया गया है। और अगर हम देखते हैं कि एनएमडीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है आपका हैदराबाद पे, ठीक है। ये आप याद रखिए कि एनएमडीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे, यहाँ पे। और एनएमडीसी एक्चुअली क्या होता है, ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके।
और इनको IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिसंबर 21 में क्या हुआ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन विंस प्लेटिनम आइकॉन। तो इंडिया का जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, बहुत सारे सिटी में हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी मिशन करके प्लान चल रहा है। Under Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs has won the Platinum Icon in the Digital India Award 2022 for their initiative Data Smart Cities, Empowering Cities Through Data. तो अगर कोई भी सिटी में एक बहुत ही स्मार्टली वहाँ पे गवर्नेंस करने के लिए डाटा के अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सपोज देख लीजिए दिल्ली एक सिटी है, वहाँ पे गवर्नेंस करने के लिए जो जितने भी सिटीजन होते हैं और जितने भी रोड्स है, जितने भी एरिया है, अगर हम इस सारे डाटा को डिजिटली हम स्टोर करें सर्वर पे, ऐसे नहीं कि हम पन्नों पे स्टोर करते रहे, तो ऐसे इसको एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी के मामले में देखें, जो सर्वर बेस्ड डाटा होता है उसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पे हम एक्सेस करने में उसको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है इन कंपेरिजन विथ पन्नों पे जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए डाटा स्मार्ट सिटीज के लिए ये जो एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट के लिए अंडर स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री के ओर से जो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है, उनको प्लेटिनम का आइकॉन मिला है, यार प्लेटिनम आइकॉन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। तो व्हिच मिनिस्ट्री ओन द प्लेटिनम आइकॉन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? तो अगर बोला जाए कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, इट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ SCM और स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ to its citizen, a clean and sustainable environment through the application of smart solution। ठीक है, एक एप्लीकेशन होगा स्मार्ट सॉल्यूशन करके, और उसके थ्रू सस्टेनेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट सिटी में रखा जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से डाटा हमारा सब कुछ सर्वर में स्टोर होगा एंड सब कुछ डिजिटली होगा, और इसको बोला जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, When was the Smart Cities Mission launched in India? It was launched at June 25, 2015 by the Prime Minister of India. Okay. Which one is the number one smart city in India? It is your भोपाल। इंडिया का नंबर वन स्मार्ट सिटी कौन है? वो है भोपाल। ठीक है, चलिए देखिए, इंडियन फोर्सेस एक्वायरिंग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट्स ऑफ 150 to 500 किलोमीटर। तो एक्चुअली जो DRDO है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिफेंस का जो जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो इसको डेवलप करता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO had successfully conducted the maiden flight test of the indigenously developed surface to surface missile Pralay, Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha in December 2021। तो अभी इंडिया का जो फोर्स है उनके पास ये वाला मिसाइल हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और इसको DRDO में डेवलप किया गया था और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ था दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितना भी इम्पोर्टेंट बात है, देखिए एक्चुअली हमारा जो बॉर्डर साइड है इंडिया और चाइना में, हम बार बार देखते हैं कि LOC में कुछ तनाव बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से डिफेंस का जो सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल होता है, इसीलिए इंडिया के आर्मी को ये वाला DRDO को और से इसको हैंड ओवर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ MCQ देख लेते हैं, बहुत ईजी होगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल, और मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। ठीक है, इट इज अ गाइडेड मिसाइल व्हिच इज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। ओके, तो इस पे रहेगा 150 to 500 किलोमीटर। एंड प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इज कैसा मिसाइल होता है? एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा। ठीक है, चलिए तो अगर एक क्विक रिवीजन लगा देते हैं हम, जितने भी MCQ हम इस पूरा स्लाइड पे कवर किए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हम एक दो बात कर देते हैं। आपने यहाँ पे जितने भी देखे हैं, जितना भी करंट अफेयर्स का आपने क्लास किया है, उसका सारा आपका PDF और रोज दिन का जितना भी हमारा टॉपिक रहता है, हमारा जो ऐप है शोमिश का ऐप, वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। और हमारा वेबसाइट पे भी रोज दिन अपडेट होता रहता है, हर एक MCQs और हर एक टाइप का जो
डेली करंट अफेयर्स रहते हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपका हमारा लिंक रहेगा। थैंक यू। एंड आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और रोज दिन हम हमारा कंटेंट इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। थैंक्स अलॉट। तो चलिए रिवीजन जो पीरियड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर आर रनिंग इन इंडिया 2020? इट इज योर 22, okay? And which one is the Asia's first nuclear power plant? It's your Apsara Research Reactor at Mumbai. Which country is the main source of India's nuclear fuel? It's your Russia. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A Canadian deuterium uranium type reactor uses just as a moderator heavy water. Where is the nuclear power plant of Rajasthan located? It's your Raustha. For which of the following power plant the initial cost is so high and the mass of fuel required per megawatt of output produced is less? इसका आंसर क्या रहता है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट। Which of the following is not an atomic fuel? कौन सा हो जाएगा आपका? कैडमियम। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज, ये कहाँ पे सेटअप हो? एक्चुअली कौन सा इस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें यूज होता है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज होता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया, इट्स एट तारापुर, ठीक है। चलिए तो देखिए, व्हिच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। व्हिच कंट्री डेवलप्ड नेवी? नेवी भी कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? इंडिया ने, ठीक है। चलिए देखिए, where is the India's International Science Festival 2022 is going to be held? It's in your Bhopal. During which movement was Sardar Patel given the title Sardar? Bardoli Satyagraha. Which operation was carried out by Sardar Patel to make Hyderabad state a part of the Indian Republic? आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। देखिए, who was the first Home Minister of India? It's your Sardar Patel. Where is the Statue of Unity? It's at Gujarat. Which of the following statement is not correct about all the? Actually ये जो Statue of Unity का height है वो क्या है? 182 meters and it is not equal to the height of the Statue of Liberty जिसका height था 93 meters only, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B. When is National Unity Day? It's celebrated. It's your 31st October. चलिए, when did the 1971 war begins? Answer is 3rd of December. External Affairs Minister S. Jaishankar announced the candidature of India non-permanent membership of the United Nations Council. तो उसका टाइम हो जाएगा 2028 to 29, ठीक है। Who is the Miss World 2022? It's your Sargam Koshal. चलिए नेक्स्ट। Who is appointed as the Chancellor of Gati Shakti University? It's your Ashwini Vaishnav. Where is headquarters of NMDC? It's in your Hyderabad. Which ministry owned the platinum icon? तो आपका आंसर हो जाएगा Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay. Who is appointed as the Chancellor of Gati Shakti University? Ashwini Vaishnav, and he is also the Railway Transport Minister of India. Where is headquarters of NMDC? It's at your Hyderabad. Actually, the slide is repeated. What is the range of the ballistic missile Pralay? Its answer will be 150 to 500 km. Pralay ballistic missile is a surface-to-surface based missile. Okay. So we have covered all the MCQs revision, and the class is almost over. Thank you a lot. Please subscribe us and hit the bell icon. And we really appreciate your valuable comments. Thank you a lot from the team of Shoni Shaggy.